नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर गुमला से, जहां 2 युवकों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई और घटना सदर थाना क्षेत्र के 15 किलोमीटर दूर बसुआ अंबाटोली गांव की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बेहतर इलाज के लिए उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया और इस दौरान एक युवक की मौत भी हो गई है। ये बड़ी खबर आपको गुमला से बताते चले कि दोनों युवकों पर दुष्कर्म का आरोप था। बुधवार की देर रात ग्रामीणों ने दोनों युवकों को बाइक सहित आग के हवाले कर दिया, जिसमें दोनों बुरी तरह से झुलस गए। बताया जा रहा है कि दोनों ने गांव की एक युवती के साथ दुष्कर्म किया था और इससे नाराज परिजन दोनों को बांधकर गांव ले आए और दोनों पर पेट्रोल छिड़ककर बाइक सहित आग के हवाले कर दिया। जलने के बाद उन पर टांगी से वार भी किया गया और घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए पुलिस फिलहाल कैंप कर रही है। और देख अपडेट के साथ संवाददाता रुपेश कुमार भगत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रुपेश, सबसे पहले ये बताइए कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट है? जी, आपको बता दें कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना गुमला थाना क्षेत्र के बसुआ अंबाटोली में घटी है, जहां देर रात में 2 युवकों ने एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद युवती ने अपने घर में आकर परिजनों की घटना की जानकारी दी, जिससे गुस्साए परिजनों ने करीब 15 लोगों के साथ, ग्रामीणों के साथ में मिल करके परिजन को, जो युवक थे आरोपी युवकों को पकड़ के लाए और बांध करके दोनों को बाइक से जिंदा जला दिए। और घटना की जानकारी के मिलने के बाद तुरंत ही पुलिस वहां पे पहुंची और युवकों को इलाज के लिए गुमला लाई। वहां पे एक युवक के इलाज के दौरान मौत हो गई और वहीं जो दूसरा युवक था वो गंभीर रूप से घायल है। जी रुपेश, देखिए जैसे कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो थी वो लगातार कार्रवाई कर रही थी, लेकिन इस बीच जो ग्रामीणों के द्वारा ये इस घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं की पुलिस की जो कार्यशैली है उसे बाधित करने की कोशिश की गई है। तो पुलिस अब इस पूरे मामले पर आगे क्या कार्रवाई कर रही है? क्या कुछ ग्रामीणों को इसे लेकर पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है? क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? अभी जो गांव की स्थिति थी, सुबह में स्थिति तनावपूर्ण थी। ग्रामीण थे जो पीड़िता है उसके घर में हमला करने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में लिया और अभी भी स्थिति मौके बेकाबू हो रही थी, लेकिन पुलिस मौके पर मौजूद है, स्थिति को कंट्रोल में की हुई है। और आपको बता दें कि जो भीड़ कानून पर भरोसा नहीं करते हुए कानून को अपने हाथ में लिया है और दोनों युवकों की जो जिंदा जला दिया, उसके बाद से गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। चलिए रुपेश, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारियों के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में बढ़ते आगे और अब बात राजधानी रांची की। राजधानी रांची में आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी और रांची के मेन रोड, अपर बाजार, चूटिया, कांके रोड इलाके में आईटी की टीम एक साथ पहुंचकर रेड कर रही है। जानकारी के मुताबिक पुनीत पोद्दार और उनके करीबियों और सीए के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। रांची के अपर बाजार के बाबूलाल प्रेम कुमार के दुकान और गोदामों के साथ चर्च कॉम्प्लेक्स में सीए नरेश कुमार केजरीवाल के ठिकानों के साथ कांके रोड स्थित पुनीत पोद्दार के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं पुनीत पोद्दार के घर पर आईटी की सबसे बड़ी टीम भी मौजूद है। आपको बताते चले कि पुनीत पोद्दार का कपड़ा, 4 व्हीकल, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर सहित कई अन्य व्यवसाय है और उसे लेकर उन पर वित्तीय अनियमितता की शिकायत आईटी की टीम को मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। और इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। ओम प्रकाश, देखिए लगातार छापेमारी जारी है, क्या कुछ अभी जानकारी निकलकर सामने आई है, क्योंकि सुबह से ही ये छापेमारी जारी है? जी, बता दें कि रांची के अगर बात की जाए तो करीब दर्जन भर से ज़्यादा जगहों पर अभी आईटी की टीम की दबिश देखने को मिल रही है। आपको बताना चाहेंगे कि आईटी की ये दबिश कोई मामूली, जहां पर अभी आईटी की टीम की सबसे बड़ी टीम यहां पर मौजूद है, जो तमाम कागजातों को खंगालने के साथ साथ तमाम चीज़ों को भी देख रही है और काफ़ी गहनता से उसकी जाँच की जा रही है, बारीकी से जाँच की जा रही है। उम्मीद है कि आईटी को यहाँ से काफ़ी अहम जो जानकारियाँ हैं वो मिल सकती है और कहीं ना कहीं आईटी को जो इनपुट मिले हैं ईडी के द्वारा, उसके आधार
आधार पर जो कार्रवाई की गई है, तमाम उन दस्तावेजों को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। बताना चाहेंगे कि जो पुनीत पोद्दार हैं, इन पर कई अधिकारियों से पैसे लेकर उनके जो काली कमाई है उसे भी वाइट करने का आरोप है। इस तरह के इनपुट मिले थे जिसके आधार पर ये पूरी रेड जो है इस वक्त यहाँ पर की जा रही है। देखना होगा कि इस पूरे रेड के बाद क्या कुछ जानकारियां छमकर सामने आती है। लेकिन जाहिर तौर पर पोद्दार के घर पर ये छापेमारी जारी है और ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पुनीत पोद्दार के घर पर आईटी की सबसे बड़ी टीम मौजूद है। तो क्या कुछ अभी ये जानकारी की क्या कुछ सीज किया गया, क्या टीम के द्वारा कुछ चीजें बरामद की गई है, इसकी कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? जी, अब तक जो जानकारियां मिली हैं उसके अनुसार कुछ दस्तावेज जरूर मिले हैं, लेकिन अब तक और क्या कुछ जानकारियां जो हासिल हुई हैं इसकी अभी तक कोई भी आधिकारिक या फिर सूत्रों के द्वारा भी अब तक जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन ये बात जाहिर तौर पर कही जा रही है कि कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं जिनके छानबीन जो है इस वक्त वो यहाँ पर की जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि पुनीत पोद्दार एक रांची के नामी व्यवसायी में इनका नाम आता है और कहीं ना कहीं कहा जाए तो हर क्षेत्र में जो पुनीत पोद्दार की दबिश है व्यवसाय की वो देखने को मिलती है। तो कहा जाए तो एक बड़े जो व्यवसायी हैं उनके यहाँ पर इस रेड से कहीं ना कहीं ये बात भी जाहिर तौर पर स्पष्ट आ रही है कि अब जो भी लोग हैं जिन पर ईडी की दबिश हुई थी उनसे जो इनपुट मिले हैं उसके आधार पर उसके जांच का दायरा जो बढ़ता जा रहा है और इस मामले में अब व्यवसायी भी सुरक्षित नहीं है जो कहीं ना कहीं काली कमाई में लोगों का साथ दिया करते थे, वो भी अब आईटी के भी रडार पर है। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में जो पूरी रेड जब खत्म हो जाती है उसके बाद क्या कुछ वाकई मिलता है। प्रकाश, इंतजार करना होगा कि रेड पूरी खत्म हो जाती है तो क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे और कल गिरिडीह में हवाई जहाज के क्रैश होने की अफवाह पूरे प्रशासन में खलबली मचाकर रख दी है। और दरअसल कल शाम 4 बजे पीरटांड प्रखंड के राजो मधुपुर इलाके के नावासार में प्लेन के क्रैश होने की अफवाह फैली थी। ये सूचना जिला मुख्यालय से लेकर राजधानी रांची तक पहुंची और इतना ही नहीं, आसमान में गुलाटी मारते जेट विमान का फोटो भी वायरल किया गया था। मामले की तह तक जाने के लिए प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस बल का जत्था पीरटांड के पालगंज इलाके में पहुंचा, लेकिन गहनता से जांच के बाद ये खबर को अफवाह बताई गई और इस दौरान कई थानों की पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी जंगल में खाक छानते रहे। और अब बात धरती आबा की। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की आज पुण्यतिथि और राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में धरती आबा की समाधि स्थल पर पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पुण्यतिथि के मौके पर समाधि स्थल को फूलों से सजाया गया था और इस दौरान राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी मौजूद रहीं। सभी ने धरती आबा को नमन किया और साथ ही जल, जंगल और जमीन के लिए उनकी लड़ाई को याद किया। बिरसा मुंडा पूरे झारखंड के भगवान हैं। एक मानव होकर कैसे भगवान हुआ जाता है समाज के लिए काम करके, ये उसकी मिसाल है। और उनके जो सपने थे उनको पूरा करने का बीड़ा हमारे आदरणीय दुष्यंत गुरु शिबू सोरेन जी ने उठाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पूरी पार्टी ने उठाया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि झारखंड समृद्ध हो। प्राकृतिक रूप से तो समृद्ध है ही, बाकी आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो। यहाँ की कोई भी महिला प्रताड़ना का शिकार न हो, युवा बेरोजगार न हो, शिक्षा और तमाम क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। संघर्ष और बलिदान का प्रतीक रहे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की आज पुण्यतिथि है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं उनके समाधि स्थल पर और हमारे पीछे तस्वीरों के भी माध्यम से देख सकते हैं कि समाधि स्थल को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही रंगीन तरीके से सजाया गया है। यहाँ पे फूलों से जो है समाधि स्थल को सजाया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस ने भी भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और साथ ही साथ विद्रोह का बिगुल भी फूका था, जिससे लेकर के पूरी दुनिया जो है उन्हें याद करती है और आज के दिन उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनको सम्मान दिया जाता है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची।
आदिवासी छात्र मोर्चा की तरफ से रांची के कोकर स्थित धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि और उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्र मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान के बाद भी आदिवासी समाज की उन्नति नहीं होने पर नाराजगी जताई। साथ ही आदिवासियों की जमीन पर बाहरी लोगों का कब्जा होने का भी आरोप लगाया। उपवास सह श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा हुआ है तो और हमारी जो मांग है कि जिस तरह बिरसा मुंडा ने अपना बलिदान दिया कम उम्र में संघर्ष करते हुए, तो क्या बलिदान देने से हमारा समाज आगे बढ़ पाया? तो आज के दिन में भी हम उसी तरह है और उसी तरह हमारा जमीन भी पिछले अंग्रेज लूट रहे थे, अभी बाहरी आके लूट रहे हैं। कि आज के दिन में जब उनको हम नमन कर रहे हैं तो सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि उनके जो बनाए हुए नियम थे उसको कठोरता से पालन किया जाए। दूसरी बात है यहाँ बेरोजगारी की जो समस्या है, खास नियम को कौन नहीं पालन कर? देखिए जो कोई भी पालन, देखिए हर कोई तो नमन आखिर कर रहे हैं यहाँ पर आकर। हम वही चीज बोलना चाह रहे हैं कि अगर वास्तव में हम उनको मानते हैं भगवान या फिर धरती आबा की दर्जा देते हैं तो सारे लोगों को मानने की जरूरत, चाहे वो प्रशासन के लोग हो, चाहे सरकार हो, चाहे आम नागरिक भी हो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ओर से देवघर सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था और लेकिन इसके संचालन के लिए जो ऑपरेटर रखे गए थे उन्हें कंपनी ने वापस बुला लिया और ऐसे में ऑक्सीजन प्लांट रहते हुए भी देवघर में इसका संचालन नहीं हो रहा था। इसे देखते हुए कंपनी की ओर से सदर अस्पताल में तैनात 8 वार्ड बॉय को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि इसे फिर से चालू किया जा सके। उसके ऊपर हमने एक बार ट्रेनिंग दिया था, उसके बाद ब्रीकअप ट्रेनिंग दे रहे हैं फॉर द सस्टेनेबिलिटी। ड्यू टू अभी ऑक्सीजन का डिमांड कम है, लेकिन इस बेसिस पे भी हमको पीएसए प्लांट को चलाना है। कैसे सारे हॉस्पिटल में सेम सिचुएशन है, तो पीएसए प्लांट को कैसे मेंटेन करना है, कैसे चलना है, इसके ऊपर ही आज ट्रेनिंग कॉन्डक्ट किया गया है। सबको जागरूकता से पीएसए प्लांट चलाना है, जो आगे भी जाके दोबारा ट्रेनिंग देंगे, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा और सिस्टम को सस्टेनेबल रखना है। उधर गढ़वा जिले के पानी में TDS यानी कि टोटल डिसॉल्व सॉलिड की मात्रा 7 गुना अधिक है और ऐसे में लोग परेशान हैं और इस पानी के सेवन से कई बीमारियों के शिकार भी हो रहे हैं। दरअसल जिले में 2 से 3 गांव ऐसे हैं जहां पानी जहर बन गया है और इसमें प्रतापपुर का मोनाहा टोला, श्री बंशीधर नगर का हुलहुला खुर्द और रंका प्रखंड का भी एक गांव शामिल है जिसके पानी से TDS की मात्रा अधिक है और इधर PHED के अभियंता ने पानी में आयरन की कमी की ओर इशारा किया है और वहीं इसे लेकर वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव का जिक्र भी किया। इधर सिविल सर्जन ने प्रभावित गांवों में मेडिकल टीम भेजने का भरोसा दिया है और साथ ही लोगों से फिल्टर्ड वाटर पीने की सलाह भी दी है। मतलब ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपके शरीर में लेने से अभी ज्यादा हानि होगी, वैसा नहीं है ना। अभी उस लेवल पर नहीं है, थोड़ा बढ़ा हुआ है कहीं कहीं पर उस पॉकेट में। इससे उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या है सर? अभी वैकल्पिक गढ़वा जिला में कोई आयरन के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई ना, सरकार से ऐसा नहीं किया गया है ना। अगर जैसा अगर हम लोग रिपोर्ट भेजते हैं, अगर गाइडलाइन आएगा तो आयरन रिमूवल का भी हम लोग व्यवस्था करके करेंगे। ठीक। फ्लोराइड पर तो काज कर रहे हैं, जिसमें खास करके यहाँ का एक क्षेत्र है प्रतापपुर, वहाँ विकलांगता की दर भी बढ़ी है, तो हम उसके लिए एक मेडिकल टीम का गठन किए हैं। पानी की जांच हो, जो पूर्ण रूप से विकलांग हो गए हैं उनके लिए हम लोग साइकिल का वितरण भी करेंगे। इसमें सुझाव देना चाहूँगा कि जो पानी स्रोत से आ रहा है उसका कुछ न कुछ ट्रीटमेंट करके उसको सेवन करें, या तो फिल्टर लगाएं और ज़्यादा TDS की मात्रा है तो RO का पानी का सेवन। जामताड़ा में अवैध बालू खनन के खिलाफ DMO ने बड़ी कार्रवाई की। स्पेशल ड्राइव के तहत खनन विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियान में नाला इलाके में छापेमारी की गई और अजय नदी के पश्चिम बंगाल सीमा पर देवलकुंडा घाट पर छापेमारी के दौरान बालू लदे 7 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। जब्त ट्रैक्टर को नाला थाना परिसर लाया गया और खनन विभाग ने सुबह 4 बजे छापेमारी की, जहां टास्क फोर्स को देखकर बालू खनन और लोड करने में जुटे जो लोग थे वो फरार हो गए। अजय नदी के देवलकुंडा घाट से अवैध बालू का खनन कर उसे पश्चिम बंगाल भेजा जाता है और जब्त ट्रैक्टर में अधिकांश बिना नंबर के ही हैं और खनन विभाग की कार्रवाई से बालू माफियाओं में इस वक्त हड़कंप है। देवलकुंडा बालू घाट पे 7
ट्रैक्टर जो है बालू लोड करते हुए पाया गया। इस दौरान सर किसी की गिरफ्तारी हुई? नहीं, सब चालक और लेबर जो है नदी के उस पार बंगाल का सीमा होने के कारण जो है जैसे सूचनाएं प्राप्त होती है तो विधि सम्मत कार्रवाई जो है की जाती है और हमेशा की जाएगी। अवैध खनन, अवैध परिवहन के लिए जो है अवैधकर्ताओं से हम कहते हैं कि अभी इस तरह का काम न करें। उधर गिरिडीह जिले के द्वार पहाड़ी में पत्थर माफिया पर खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पत्थर खदान संचालक कैलाश मंडल और राकेश की ओर से कई साल से संचालन किया जा रहा है और यहां खनन विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जिसके बाद अब खदान संचालकों के घरों की कुर्की जब्ती की तैयारी की जा रही है। यहां पिछले साल भी डीडीएम और डीएमओ के निरीक्षण में कई तरह की गड़बड़ी भी पाई गई थी। इसे लेकर खदान संचालकों पर 2 करोड़ का जुर्माना भी ठोका गया था, जिसे नहीं भरने पर अब मामला बड़ा हो गया है। अब सर्टिफिकेट ऑफिसर की ओर से कुर्की जब्ती के आदेश भी दिए गए हैं और जिसके बाद दोनों खदान संचालकों के घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। इस घटना से खदान संचालकों में हड़कंप है। उक्त माइंस में पाई गई अनियमितता के आलोक में लगभग 2 करोड़ रुपए का डिमांड हम लोगों ने इशू किया था। इसके बाद उनके द्वारा जो जवाब दाखिल किया गया था वो असंतोषप्रद था, जिसके बाद हम लोग सर्टिफिकेट ऑफिसर के पास सर्टिफिकेट केस फाइल कर दिए हैं, जिसका केस नंबर 5/2021-22 है। इसमें सुनवाई लगभग पूरा हो चुका है। अब इनको चेतावनी नोटिस वहां से डीडीएम ऑफिस सर्टिफिकेट ऑफिस के द्वारा चेतावनी नोटिस निर्गत कर दिया गया है और अब कुर्की जब्ती निर्गत करने की कार्रवाई इन प्रोसेस है, जो कि जल्द ही कर दी जाएगी। उधर गिरिडीह में अवैध आरा मिल पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बगौदर प्रखंड के खेतकों में 2 अवैध आरा मिल और सरिया प्रखंड के मुंडरो गांव में एक अवैध रूप से संचालित आरा मिल पर छापेमारी की गई। तीनों अवैध आरा मिलों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया और इस दौरान वहां रखी बेशकीमती लकड़ी को भी जब्त किया गया। साथ ही मशीनों को भी वन विभाग की टीम उखाड़कर अपने साथ ले गई। जब्त लकड़ी की कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। झारखंड राज्य खाद्य आयोग अब हर जिले में जाकर शिकायत का निपटारा करेगा। आयोग जुलाई के तीसरे हफ्ते से इसकी शुरुआत करने जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। खाद्य सुरक्षा के मामलों की जल्द सुनवाई को लेकर झारखंड राज्य खाद्य आयोग एक नई पहल शुरू करने वाला है। आयोग अब हर जिले में जाकर शिकायतों का निपटारा करेगा। जुलाई के तीसरे हफ्ते से पलामू से इसकी शुरुआत होगी। जैसे पहले खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित योजनाओं की शिकायत लोग करते हैं, उसके बाद आयोग में सुनवाई होती है। जनता को आने में दिक्कत होती है, वो रांची आना पड़ेगा, इसलिए भी अपनी कई बार शिकायत नहीं दर्ज कराते हैं या शिकायत लेके नहीं आते हैं। तो हमने ये निर्णय लिया है आयोग ने कि आयोग ही अब जिला जाएगा, हर जिला जाएगा और जिले में 3 दिन का कार्यक्रम होगा। वहाँ पर जिस भी जिले के लंबित मामले हमारे आयोग में हैं, उन सभी मामलों की सुनवाई होगी। हर जिले में 3 दिनों का कार्यक्रम होगा, जिसमें शिकायतों के निपटारे के साथ पीडीएस दुकान, स्कूलों में मिड डे मील, आंगनवाड़ी केंद्र में व्यवस्था को लेकर औचक निरीक्षण के साथ साथ सुनवाई भी होगी। वहीं एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, जिसके जरिए लोग अपनी शिकायत राज्य खाद्य आयोग में दर्ज कर सकते हैं। कुपोषण के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं वो उस रूप में क्रियान्वित हो रही हैं या नहीं हो रही हैं जिस रूप में होना चाहिए, इसका भी हम औचक निरीक्षण करेंगे। झारखंड राज्य खाद्य आयोग को अब तक कुल 301 शिकायतें मिली हैं, जिसमें 164 का निपटारा भी कर दिया गया है। वहीं आयोग अपने अधिकारियों से वंचित लोगों को खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूक भी करेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट।